सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरोहम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस इयर्स में पूछे गए हैं। इसमें हम जो है अपना सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जहां पे हम जो है हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो 2009 से टिल डेट में बोर्ड्स में पूछा गया है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 ज्योग्राफी ऑफ योर बुक 1, जो आपकी वर्ल्ड बुक है, उसकी जो फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस इयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड्स में, उनको हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 2009। ओके, इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। इसलिए आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन प्लस आंसर्स दोनों रिफ्लेक्ट होंगे, तो आप उनको देख भी सकते हैं, साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेपर में, एंड 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स का। आई होप आपको पता होगा ज्योग्राफी में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में से जो है 1 मार्क्स के सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, वो भी 2009 में। हो सकता है इस बार भी जो है बोर्ड्स में कोई क्वेश्चन ना आए 1 मार्क्स से रिलेटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, बट नेवर नो। हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आया, हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर दी 3 कोर पॉइंट्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी गिवन बाय एलन सी सैम्पल। तो आपको याद होगा, जब भी आपका चैप्टर शुरू होता है उसके अगले पन्ने में आप देखना कि उसमें जो है कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। 3 डेफिनेशन दी हुई है, एक तो रैडजिल ने दी है, एक पॉल विडाल डीला ब्लास्ट ने दिया है, और एक एलन सी सैम्पल ने दिया है। तो उसमें से हमें एलन सी सैम्पल का बता रहे हैं कि जो इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसमें क्या 3 कोर पॉइंट्स है। तो अब आपको जो है सबसे पहले ये याद रखना है कि कौन से डेफिनेशन है। ठीक है, एलएनसी सैम्पल ने क्या बोला था, दैट ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो इसमें दो चीजों की बात हुई थी, दैट इज अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो आपको भी आंसर में यही लिखना है कि अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ का जो है जिक्र किया गया है, चेंजिंग रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी बात की गई है। साथ में यहाँ पे ये भी बोला गया है कि मैन इज एक्टिव एंड अनरेस्टिंग, मतलब जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो एक्टिव है एंड ये कौन से स्टेज में एक्टिव थे, इन द स्टेज ऑफ पॉसिबिलिज्म। ठीक है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर आपको याद होगा, तो उस स्टेज की बात चल रही है, एंड इट एम्फेसाइज्ड ऑन डिटर्मिनिज्म। ओके, आई होप इज क्लियर। तो आपको इसमें बस डेफिनेशन याद रखना है, अच्छे इजीली कर लोगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ। देखते हैं फर्स्ट, दैट इज द नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स आर सो इंट्रिकेटली इंटरवाइंड दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे भी और में एक क्वेश्चन है कि सिमिलर क्वेश्चन, नेचर एंड ह्यूमंस आर इंसेपरेबल एलिमेंट्स, आपको जस्टिफाई करना है। 2016 के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, 2017 के दिल्ली पेपर में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क्स में आने के काफी हाई चांसेस भी है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, आपको बुक में ऐसे ही जो है एक फ्रेज मिल जाएगा, उसी को ये डिस्क्राइब करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको बुक में आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेचर और ह्यूमन बीइंग्स जो है इंट्रिकेटली इंटरवाइंड, मींस एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब उनको हम अलग नहीं कर सकते, दे आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स। ठीक है, इसी चीज को आपको जस्टिफाई करना है, तो आप काफी इजीली इस चीज को लिख सकते हो, क्योंकि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हम जो है नेचर से काफी ज्यादा रिलेटेड है। आप फूड ले लो, आप शेल्टर ले लो, जो भी है हमारे पास अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, सोशली इकोनॉमिकली हम एडवांस हो गए हैं, बट फिर भी जो है हम नेचर पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि हम नेचर की ही जो सामान है उसको और अच्छे एडवांस वे में यूटिलाइज करें। ठीक है, तो इस वे में जो है नेचर और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से रिलेटेड है। अब नेचर सिर्फ नेचर है, बट अगर इंसान ना रहे तो उसको डेवलप कौन करेगा, ठीक है, उसको यूटिलाइज कौन करेगा, इसलिए मतलब दोनों एक दूसरे से इनसेपरेबल है। तो देखते हैं यहाँ पे जो है, हम ब्रॉड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दैट इज द नेचर ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी सेपरेटेड एज दे आर inseparable because man becomes socially, economic and technologically advanced. He broadened his nature by creating his own environment through his design and skill to have better provision for food, comfort, shelter, access. So both nature and human beings are described as metaphors. जैसे आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं ना रिवर जा रही है, तो आपने सुना होगा एक फीचर कि माउथ ऑफ द रिवर,
ठीक है, सुना है ना? तो माउथ ऑफ द रिवर, ओके। उसके बाद आई ऑफ द स्टॉर्म, हम बोलते हैं ना जो सेंटर पॉइंट है स्टॉर्म का, उसको हम आई बोलते हैं, ठीक है। अर्थ का जो फेस है, ठीक है, मतलब जो मेटाफर्स हम यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो, द फेस ऑफ द अर्थ, द आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर्स, नेक ऑफ द इस्थमस, ठीक है, एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, हम बोलते हैं ना सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, आपने सुना होगा सॉइल प्रोफाइल। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये क्या है, ये ह्यूमन एनाटॉमी से लिया गया है। आई, फेस, माउथ, ये सारे क्या है, ह्यूमंस के पार्ट है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे नेचर और ह्यूमंस कैसे इंटरकनेक्टेड है, जैसे इन मेटाफर्स के थ्रू भी हम देख सकते हैं। सो ऑल द अबव निकनेम्स आर गिवन बाय ह्यूमंस टू द नेचुरल फिनोमेना। और ऑफ कोर्स सी बात है, इनके तो मुंह है नहीं कि रिवर्स अपने आप का नाम रखेंगे, बल्कि इनका नाम किसने रखा है, द माउथ ऑफ द रिवर, आई ऑफ द स्टॉर्म, इंसानों ने ही रखा है। सो human can interact easily with the nature. All these physical features are described as organism and man-made structures like road, railways and so इसमें जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, आपको सिंपल यही लिखना है कि क्यों जो है ह्यूमंस एंड जो नेचर है इंसेपरेबल है, ठीक है। यही सारे रीजन है, आपको मेटाफर्स देने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेटाफर्स जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि मेंशन है यहाँ पे। सो ये जो मेटाफर्स है इसको जरूर लिखना है, और थोड़े बहुत अपने शब्दों में भी आप इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। द नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप द टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिस आंसर। देखो ये भी काफी ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम तभी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जब हम नेचर को समझे, ठीक है। बिकॉज नेचर को समझना कोई इजी बात नहीं है, ओके। तो नेचर से अगर आपने छेड़खानी की तो बस हो गया। तो इसलिए नेचर को पहले समझना चाहिए, और उसके बाद जो है हमें टेक्नोलॉजी ग्रो करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो है आपको फ्रेज दिया गया है, अब आपको सपोर्ट करना है आपका आंसर। तो आपको इसके फेवर में लिखना है कि कैसे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये करेक्ट है, ठीक है। तो हाउ इज द नॉलेज ऑफ नेचर इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी, ये और में क्वेश्चन है। 2015 में, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स में। सो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो अब देखो ह्यूमन बींग्स के पास अब मेन हथियार क्या आ गया है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने के लिए क्या आ गया हमारे पास, टेक्नोलॉजी। इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस एंड क्रिएट, बट इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू नो दैट विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स डू दे प्रोड्यूस एंड क्रिएट। तो ये काफी अच्छा लाइन है, इसमें ये बोला गया है कि ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि ह्यूमन बींग्स हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करे, क्रिएट करे, बट ये जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किन टूल्स एंड टेक्निक्स की वजह से जो है वो ये सब प्रोड्यूस कर पा रहे या क्रिएट कर पा रहे, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। Even human beings were able to develop the technology after they developed better understanding of natural laws, understanding of concepts of friction. अब देखो काफी इजीली आप ये समझ सकते हो कि हम साइंस में पढ़ते थे ना फ्रिक्शन वगैरह की बात, ठीक है। उसके बाद जैसे ग्रेविटेशन हो गया, ओके। तो हमने जो है उस हिसाब से चीजों को बनाने की कोशिश किया है। अगर आपको ये चीज कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने 7th 8th 9th में जो है साइंस वगैरह पढ़ी होगी तो आपने काफी सारे लॉज पढ़े होंगे नेचर के, ठीक है। ग्रेविटेशन ले लो, न्यूटन की थियरीज ले लो, ठीक है, या फिर जो है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। और इसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स आपने सुना होगा, एंड काफी सारी चीजें हैं, फ्रिक्शन है, हीट है। तो हमने इन सारी चीजों को पहले समझा, ठीक है, एंड उस हिसाब से हमने चीजें करना शुरू किया, ठीक है। अब समझ रहे हो, उस हिसाब से जो है हमने चीजें करना शुरू किया। लाइक तो आप अगर अपने आसपास देखो, मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ट्रॉली बैग्स आ गए, ठीक है। ट्रॉली बैग्स आ गए एंड उसके नीचे क्या लगा हुआ होता है, छोटे छोटे व्हील्स, ठीक है। ये क्यों लगाया होता है, ताकि फ्रिक्शन कम हो। क्यों फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि हमें पता है ऐसे फ्रिक्शन नाम की चीज है, और अगर हम इसकी जो सरफेस है वो ऐसे फ्लैट बनाते तो आपको जो है उसको ले जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती। इसलिए क्या किया, फ्रिक्शन कम करने के लिए इन्होंने क्या बना दिया, एक व्हील
बना दिया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं हम कहाँ से ला रहे हैं, ये सारे हमें साइंस की नॉलेज है, ये सारे हमारे नेचर की नॉलेज है जो हमें पता चल रहा है, और उसी के हिसाब से हम जो है चीजें बनाते हैं। आप कुछ भी देख लो, प्लेन जो प्लेन होती है, प्लेन उड़ती जब है तो वो भी किससे बनी है, ठीक है, एरोडायनेमिक्स की लॉ लगी है उसमें। उसके बाद जो है आप कुछ भी चीजें देख लो अपने आसपास, तो ये सब हम तभी बना पाए हैं जब हमें समझ आया है कि नेचर कैसे वर्क करता है, लॉ ऑफ नेचर क्या है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बाद ही हम जो है ये सब निकाल पाए हैं। आप डीएनए देख लो, जीन्स देख लो, जो भी ये सारी चीजें हैं आजकल जो न्यू आविष्कार हो रहे हैं, ठीक है, कि ये देने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा, जो हमें कंसिक्वेंस इसका पता है, उस वजह से जो है हम टेक्नोलॉजी बना पा रहे हैं। तो अगर आप अपने आसपास की चीजें देखो तो आपको समझ में आएगा कि नेचर के हिसाब से जो है चीजें बनाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? ह्यूमन जियोग्राफी में हम बेसिकली क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे नेचर भी होता है और ह्यूमंस भी होते हैं। तो फर्स्ट हम नेचर और ह्यूमन बींग्स का रिलेशनशिप देखते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमंस का कैसा रिलेशन है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमें ये पॉइंट लिखना है कि टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप, ओके, किसका इंटर रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट एंड नेचर का। सेकेंड, स्टडी दी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कैसे जो है हमारे वर्ल्ड में चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट है, ह्यूमंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ये चीजें जो है हम इसमें देखते हैं। सो ह्यूमन जियोग्राफी ऑल्सो स्टडीज द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमिना। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड, द सोशियो एंड इकोनॉमिक वेरिएशन। सो सोशल एंड इकोनॉमिक वेरिएशन हम कैसे देखते हैं, देखो वर्ल्ड में काफी ऐसी जगह है जिनके पास इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छा है, जो रिच है। कुछ ऐसी जगह है जिनके पास मतलब आए दिन भुखमरी के जो है जो हालात हो जाते हैं। जैसे आप अफ्रीका के कंट्रीज देखो, जैसे नाइजीरिया वगैरह देख लो, एंड यूएसए को उसके साथ कंपेयर करो, तो आपको एक ह्यूज सोशल एंड इकोनॉमिक वेरिएशन दिखेगा। सोशल मतलब हेल्थ केयर, एजुकेशन से आप ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ जगह पे जो है एजुकेशन पे इतना ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, एंड कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता, गर्ल्स को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता, दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये जो सारे डिफरेंसेस है ये भी हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, क्योंकि हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड। हाउ नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड 2014 का क्वेश्चन है। और अगर आपने पॉसिबिलिज्म पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर पढ़ा है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर इजीली आता होगा। तो आपको इसको, अगर आपको ये आंसर लिखना है तो पॉसिबिलिज्म को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से आंसर लिख दोगे कि कैसे नेचर जो है ह्यूमनाइज्ड हो गई। तो पहले देखो क्या होता था, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था। एंड वो टाइम था जहाँ पे जो ट्राइबल्स या फिर अर्ली पीपल्स जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनको ऐसे टेक्नोलॉजी वगैरह की तो नॉलेज नहीं थी। तो उस टाइम पे नेचर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, एंड वो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढालते थे, ठीक है। मान लो अगर गर्मी है तो वो उस हिसाब से रहते थे, अगर सर्दी है तो वो केव्स में जाके छुप जाते थे, ठीक है, भूख लगी है तो शिकार करके खाते थे। तो उस टाइम में हर एक चीज का एक्सेस मिलना काफी ज्यादा मुश्किल था, और उस टाइम में वो नेचर से डरते थे, ठीक है। अगर बरसात हो गई या फिर बिजली गरजने लगी या फिर कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, ठीक है, तो उनको लगता था ये नेचर की वजह से है, ओके। तो वो नेचर से डरते थे और नेचर की पूजा करते थे, नेचर को मानते थे, एंड उस हिसाब से अपने आप को ढालते थे। बट जब उनको पता चला, थोड़ी बहुत नॉलेज हुई, सोशल जो है सोशली वो थोड़े जो है डेवलप होने लगे, तो उनको अकल आई, ओके, एंड मतलब वो लॉ ऑफ नेचर को समझने लगे, ठीक है भाई, ये लॉ ऑफ नेचर क्या है, जो चीजें ये हो रही है क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या फोर्सेस है, ठीक है, ये जो है समझने लगे। एंड जब वो इन सारी चीजों को समझने लगे, तब उन्होंने क्या किया, नेचर को यूज करके, यूटिलाइज करके जो है डेवलप किया एज अ टेक्नोलॉजी बनाया, एंड सोशली जो है अपने आप को डेवलप किया, ठीक है। और ओवरऑल जो है ह्यूमंस डेवलप हुई, इस वजह से जो है इन्होंने इस नेचर को समझा और उस हिसाब से जो है अपने उसको जो है टेक्नोलॉजीज बनानी शुरू किया, ठीक है। तो यही है बेसिकली कि नेचर कैसे ह्यूमनाइज हो गई,
पहले एक दौर था जब ह्यूमनाइजेशन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन होता था, उसके बाद हुआ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देन हाउएवर ह्यूमन बींग्स वेर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल लॉ। ये पॉइंट आपको लिखना है कि जब उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई नेचुरल लॉ की, तब वो इन सारी चीजों को भी डेवलप करने लग गए। तो जैसे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, हीट का कॉन्सेप्ट है, उनको हेल्प किया डिस्कवर करने में फायर। उसके बाद सीक्रेट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, अभी जो है हम हाइब्रिड चीजें देखते हैं, तो वो हमें कब पता चला, जब हम डीएनए के बारे में हमने देखा। ठीक है, जीन्स के बारे में हमें पता चला। ठीक है, और डिजीज, अभी पहले जो है लोग ज्यादा जल्दी मरते थे क्योंकि डिजीज होते थे और उनके पास कोई इलाज नहीं होता था, बट अब देखो इतने सारे इलाज आ गए हैं, डिजीज को समझने लग गए लोग, जो है काफी कुछ समझने लग गए, इसकी वजह से इतना डेवलपमेंट हो रहा है। सो विद दिस सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमंस डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, डैम्स, रिजर्वर्स, ये सब बना रहे हैं, तो जो कि हमने लास्ट पिछले पेज प्रीवियस पेज में देखा, यही लिखा हुआ है सेम। ओके, सो उसके बाद सिक्स्थ में देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन, देयर इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल जियोग्राफी एंड द ह्यूमन जियोग्राफी। सो फिजिकल जियोग्राफी क्या है, जो आप फिजिकली देखते हो, पहाड़, पर्वत, क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, लैंड फॉर्म्स जहाँ पे आप रहते हो। ठीक है, लैंड। ठीक है, उसके बाद पहाड़ देखते हो, और क्या देखते हो, क्लाइमेट देखते हो, फ्लोरा देखते हो। फ्लोरा मीन्स जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स की प्रजातियां। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये फिजिकल जियोग्राफी है, और इनकी रिलेशनशिप ह्यूमन से कैसे है, तो साफ सीधी चीज है कि आप जिस जगह पे रहते हो, ठीक है, पहले तो आप कहाँ पे रहते हो, लैंड पे रहते हो। ओके, अगर आप पानी में भी रहते होंगे तो पानी भी एक जो है जियोग्राफी का पार्ट है। तो देखो, लैंड में आप रहते हो, यहाँ पे घर बनाते हो, सो सबसे पहली चीज आप क्या यूज करते हो, वो है लैंड फॉर्म्स। तो फर्स्ट रिलेशनशिप यहाँ पे हो गई। उसके बाद क्लाइमेट भी मैटर करता है, आप जिस जगह पे रहते हो, ठीक है, वहां की क्लाइमेट अच्छी है तो वहां पे जो है सब्जियां अच्छी आएगी, फल फूल ज्यादा आएंगे। ठीक है, हरी भरी रहेगी जगह। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगी। ठीक है, अगर आप डेजर्ट में रहते हो तो आपको कैक्टस देखने को मिलेगा। ओके, तो उस हिसाब से हम जो है नेचर से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। ओके, तो अगर आप जो खाना खाते हो वो भी तो आपके पास नेचर से ही आता है ना। तो सारी चीजें जो है हम कनेक्टेड है अपने नेचर से। सो ह्यूमन ज्योग्राफी इंक्लूड्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स यूज द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द कल्चरल लैंडस्केप। सो फॉर इंस्टेंस, हाईलैंड्स, हेल्थ रिसोर्स आर क्रिएटेड, ओशनिक रूट्स आर डिस्कवर्ड, ओशंस, हाउसेज इन विलेजेस, सिटीज आर मेड टू यूज द फिजिकल एनवायरनमेंट। ऑफकोर्स ये बात है, आप जो भी चीजें यूज करते हो सारी फिजिकल एनवायरनमेंट को यूज करने के लिए तो करते हो। ठीक है, रिसोर्ट बना दिया, यहाँ पे जो है पोर्ट्स बना दिए, सारे इन फिजिकल जियोग्राफी के पार्ट्स को ही आप यूज कर रहे हो। ठीक है, बस आप कैसे यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की मदद से। समझ में आ गया? ये पॉइंट याद रखना कि जब हम फिजिकल नेचर से, फिजिकल जियोग्राफी के साथ जब है कनेक्ट हो रहे, या फिर जब हम उनके साथ हम क्या बोल सकते हैं, यूज करते हैं, तब हम उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन दी कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। अभी मैंने इस फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताया। ठीक है, यही सेम चीज है, और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ह्यूमंस एक्टिव रोल प्ले करते थे। ठीक है, ह्यूमंस एक्टिव रोल प्ले करते थे, एंड ह्यूमन अभी भी एक्टिव रोल प्ले करते हैं। नेचर को वो समझने की कोशिश करते हैं। किसको समझने की कोशिश करते हैं? नेचर को। तो पहले नेचर एक्टिव रोल प्ले किया करता था, अब नेचर जो है पैसिव रोल प्ले करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। सो नियो डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया है, एंड ग्रिफिथ टेलर ने ये बोला है कि हमें एक मिडिल पाथ लेना चाहिए, ना ही ज्यादा पॉसिबिलिज्म होना चाहिए, ना ही एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मतलब हमें ज्यादा ही ना नेचुरल रिसोर्स पे एकदम क्या बोलना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्स पे एकदम भरोसा करके रहना चाहिए, और ना ही एकदम मतलब ये है कि हमने नेचर को समझ लिया हम कुछ भी बना देंगे। ठीक है, या हमें एक मिडिल पाथ बनाना चाहिए। जब भी हमें लगे कि कोई खतरा है तो हमें रुक जाना चाहिए और उसके बाद जाना चाहिए। ये जो है ग्रिफिथ टेलर ये नहीं बोल रहे कि हमें नेचर के साथ, नेचर के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बोल रहे, बट नेचर पे पूरा डिपेंडेंट भी हमें नहीं रहना।
ठीक है, हमें पूरा नेचर पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना है और ना ही नेचर को एक्सप्लॉइट करते जाना है। ठीक है, तो डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है कि इस स्टेज में हम डिपेंडेंट थे और पॉसिबिलिज्म में हम इंडिपेंडेंट हो गए। तो उन्होंने बोला है ना ही ज्यादा डिपेंडेंसी होना चाहिए और ना ही ज्यादा इंडिपेंडेंसी होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसके बीच में एक मिडिल पाथ होना चाहिए कि अगर आप सही आप डिपेंडेंट रहो या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो, बट जब आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ पे आगे खतरा आने वाला है तो आप रुको, स्टॉप हो जाओ। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, और स्टॉप होना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे आप देखते हो ट्रैफिक लाइट्स में स्टॉप का जो है लाइट आता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है उस टाइम में स्टॉप हो जाना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? यही चीज आपको बतानी है। ग्रिफिथ टेलर का नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना, और मिडिल पाथ के बारे में बताना, रेड लाइट के बारे में बताना, स्टॉप एंड गो के बारे में बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज टेक्नोलॉजी लूजन द शैकल्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। 2010 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि हाउ डज टेक्नोलॉजी लूजन द शैकल्स ऑफ एनवायरनमेंट। सो इस क्वेश्चन का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि हाउ डज टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है उसने कैसे जो एनवायरनमेंट के शैकल्स है। शैकल्स क्या होता है? आपने हथकड़ी सुना होगा। ठीक है, तो मतलब तो एनवायरनमेंट तो हमें हथकड़ियां नहीं लगा सकती। ठीक है, बट यहाँ पे ये मतलब है जो एनवायरनमेंट पे हम ज्यादा डिपेंडेंट होते थे पहले। ठीक है, मतलब जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो एनवायरनमेंट पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट होते थे, वो अब कम हो गया। ठीक है, जो शैकल्स थे एनवायरनमेंट का, जो लिमिटेशंस है कि हाँ हम एनवायरनमेंट पे ही हमें डिपेंड होना है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो ये जो चीज है अभी कम होने लगा है। क्यों? क्योंकि देखो पहले तो लोग जो है जो अर्ली हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, वो नेचर से डरते थे, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, वो कल्चरली और सोशली इतने ज्यादा वेल इक्विप्ड, इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, तो उनको नेचर के हिसाब से चलना पड़ता था। बट हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है, इस वजह से हम जो है हर चीज की एक्सेसिबिलिटी को हमने और ज्यादा इजी कर दिया है, हमें हर चीज अभी इजीली मिल जाता है। ठीक है, और हम जब नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, हम किसके थ्रू करते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में आपको जाना है, आप शिप से जाते हो। ठीक है, तो शिप क्या है? शिप जो है हमारी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम वाटर रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम एरोप्लेन से जाते हैं, एरोप्लेन क्या है? हम जो है एरोप्लेन का यूज करें, दिस इज अ टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी है। वाटर आता है हमारे घर में, पानी आता है, उसको हम प्यूरिफाई किससे करते हैं? टेक्नोलॉजी से ही करते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें क्या है? टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट पे इंटरेक्ट करते हैं। ओके, एंड इसके थ्रू ही जो है हमारा डिपेंडेंसी कम होने लग गया है। तो उसके बाद 13th, 14th और 15th क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, तो ये सारे 2008 में पूछा गया है, इसलिए इतना चांसेस नहीं आने के, बट फिर भी आप देख लो क्या बोला गया। स्टेज 6 अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। 6 अप्रोचेस क्या है? एक है एक्सप्लोरेशन वाला स्टेज। ठीक है, एक्सप्लोर करते थे पहले लोग कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, उसके बारे में पता करते थे। रीजनल एनालिसिस करते थे, रीजन वाइज एनालिसिस करते थे। फिर एरियल डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक है, उसके बाद स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, इमर्जेंस ऑफ ह्यूमैनिस्टिक स्कूल्स, रेडिकल स्कूल, बिहेवियरल स्कूल एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। देखो ये सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है मेरे वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो ये कुछ स्टेजेस है, 6 स्टेजेस, जहाँ पे लोग पहले एक्सप्लोर करते थे, उसके बारे में पता करते थे, फिर देखते थे कि कहाँ पे क्या रिसोर्स मिलता है, हर जगह की यूनिक चीज क्या है। ओके, एंड फिर आया ह्यूमैनिस्टिक स्कूल, रेडिकल स्कूल। ठीक है, जो आप विचारधाराएं देखते हो। ठीक है, मार्क्स की आइडियोलॉजीज थी, वेलफेयरिस्टिक आइडियोलॉजी थी, मॉडर्नाइजेशन की जो है मॉडर्नाइजेशन आई फिर ज्योग्राफी में, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन वाला पीरियड, ये सारी चीजें जो है अप्रोचेस है ह्यूमन ज्योग्राफी के, वो आप कर लेना। बुक में एक टेबल बना हुआ है, आप देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद स्टेट 6 डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फील्ड्स क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी का? काफी इजी है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को डेमोग्राफी बोलते हैं, मेडिकल ज्योग्राफी को एपिडेमोलॉजी बोलते हैं, सोशल ज्योग्राफी को सोशियोलॉजी बोलते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो ये सारी चीजें हैं। पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। सो ये सारी चीजें जो है
आपको पता होगी तो वही लिखना है। स्टेट एनी 6 सब फील्ड्स ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी के सब फील्ड्स क्या है? तो देखो यही है बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, लीजर, कल्चरल वेलबींग, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो यही सारी चीजें जो बुक में आपकी टेबल बना के दी हुई है उसको थोड़ा सा देख लेना, फिर लिख देना, क्योंकि काफी ये जो सारी चीजें हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ये सारे आप वैसे ही पढ़ते हो। एंड हम आ गए हमारे लास्ट पेज में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। देखो, विच वे दी 6 सब फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। 2008 में अगेन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, तो इनको थोड़ा लाइटली पढ़ लेना फिर भी। ओके, मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, ये सारे आपको बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे हम देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? इसको आपको क्वेश्चन का आंसर तो लिखना होता है, प्लस साथ में एक वैल्यू एडेड होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में, फिर मैं आपको उस हिसाब से बताती हूँ। द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉज ऑफ नेचर आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टू ह्यूमन काइंड। एक्सप्लेन द वैल्यूज दैट कैन हेल्प अस टू गिफ्ट ऑफ नेचर इन सस्टेनेबल मैनर। देखो, इसमें जो क्वेश्चन है पहले आपको उसका आंसर लिखना और उसको एक वैल्यू के साथ भी ऐड करना है। एक्सप्लेन दी वैल्यूज दैट कैन हेल्प टू यूज द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, मीन्स जो भी चीज हमें नेचर से मिला है उसको हम सस्टेनेबल मैनर में कैसे यूज करें। देखो, तो हमें जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए, अच्छे से उसका यूज करना चाहिए, मीन सस्टेनेबली यूज करना चाहिए, ठीक है। हमें जो है चीजें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे पानी के मामले में हम बोलते हैं कि हमें जुडिशियस यूज ऑफ वाटर करना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी पानी मिल सके। पानी की वेस्टेज नहीं करना, ठीक है। हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हार्मनी बना के रखना चाहिए, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें एनवायरनमेंट को और अच्छे से समझना चाहिए, और जब भी हमें लगे कि नहीं आपको ज्यादा लेवल तक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अभी खतरा लग रहा है, तो हमें वहां पे रुक जाना चाहिए, ठीक है। लव, रेस्पेक्ट दिखाना मदर नेचर के टूवर्ड्स, अवेयरनेस फैलाना सबके मन में, ठीक है। और जो है जुडिशियसली हर चीज को यूज करना, जैसे कोल हो गया या फिर वाटर हो गई, ये सारी जो चीजें हैं जो नॉन रिन्यूएबल है उनको हमें जुडिशियसली यूज करना चाहिए। सो ऐसे वैल्यूज आप खुद भी लिख सकते हो, तो उसको लिखना है। 2016 का क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजीज इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज। ये हर पेज में हम पढ़ते हुए आ रहे, हर स्लाइड में पढ़ते हुए आ रहे कि हम जो है ह्यूमन बींग्स डेवलप हो गए, ओके। पहले हम वैसे थे नहीं, बट कल्चरली हम डेवलप हो रहे, इकोनॉमिकली हम डेवलप हो रहे, सोशली डेवलप हो रहे हैं, और हमको टेक्नोलॉजी का यूज करना आ रहा है, तो उसी से हमें पता चलता है कि हम डेवलपमेंट जो है हो रही है हमारी कल्चरली। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि जो हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं वो हम कब यूज करते हैं, जब हमें लॉ ऑफ नेचर के बारे में पता चला है। हमें लॉ ऑफ नेचर के बारे में पता चला है, तभी हम जो है ऐसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर पाए हैं। ऐसे इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस विथ नेचर encourages them to develop the suitable technology. For example, understanding the concept of friction and heat helped us in the discovery of fire. ठीक है, मैंने भी आपको जो है व्हील्स के एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पे आप हीट का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, फायर के एग्जाम्पल ले सकते हो। हमें जीन्स और डीएनए से जो है हम अभी हाइब्रिड की चीजें भी बना सकते हैं, हमें जीन्स और इनकी भी जो है नॉलेज है। तो इस सब से जो है हम कल्चरली डेवलप हो रहे हैं, और हमें जो है जैसे जैसे हम नेचर को समझ रहे हैं वैसे वैसे हम टेक्नोलॉजी भी ला पा रहे। सो एट अर्ली स्टेज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लो था, क्योंकि लोग जो है उनको इतना कल्चरली वो डेवलप नहीं थे, ठीक है। बट जो है बाद में हमें चीजें समझने लगी, हम चीजों को समझने लगे तो हम कर पाए। तो एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक्चुअली वैल्यू बेस्ड में नहीं आता, बिकॉज इसमें कोई वैल्यू लिखने को नहीं दिया गया, बट स्टिल ड्यू टू बिकॉज ये आया है 2012 में, देख लेना। तो मैं आपको एक चीज बता दूं क्या क्या करना है आपको। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ये ह्यूमन ज्योग्राफी आपका चैप्टर है, इसके नीचे आपको ये 3 डेफिनेशंस दिखेंगे, तो इसको अच्छे से कर लेना। ये 3 डेफिनेशंस, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ लेना, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, ये तीनों पढ़ लेना। इसमें से ही जो है लगभग 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। और आपके बाकी रहे जो है क्या आपके है कि क्या स्कोप है, ठीक है। उसके बाद क्या अप्रोचेस है, ठीक है। जो 6 स्टेजेस है जो अभी मैंने आपको दिखा था, एक्सप्लोरेशन वाला स्टेज, उसके बाद ये वो जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, ह्यूमैनिस्टिक स्कूल, बिहेवियरल स्कूल, ये सारी
सारी चीजें हैं। तो बहुत इजी चैप्टर है, 1 घंटे में आप पूरा कर सकते हो इस चैप्टर को। ह्यूमन ज्योग्राफी के डेफिनेशन पढ़ लेना, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ लेना, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, इन चारों चीजों को तो पहले पक्का कर लेना, उसके बाद बाकी देखना, ठीक है। एंड बुक के पीछे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना देखो ये वाला चीज जो है आप रफली एक बार देख लेना, समझ जाओगे, ठीक है। एंड इसके बाद ये सारी चीजें वैसे भी याद रह जाएगी। एंड ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, और ये जो एमसीक्यूज आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये जो एमसीक्यूज वगैरह आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको करना। देखो ह्यूमन जियोग्राफी है, सब फील्ड्स है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपका पूरा बुक जो है इससे कवर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मैंने ऑलमोस्ट ट्राई करा है कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी कोई भी डाउट रह गया तो यू कैन राइट इट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और मुझे बताओ आपको कौन से चैप्टर में चाहिए, नहीं तो मैं जो है चैप्टर वाइज लाती रहूंगी। अगर आपको कोई स्पेशल डिमांड है तो आप बता सकते हो मुझे। टिल देन प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस चैनल को। एंड टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।